नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज के अंतर्गत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसमें आप लोगों ने जो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे यानी जो मात्रात्मक उपाय थे उसके अंतर्गत पढ़ रहे थे। उसके साथ साथ जो गुणात्मक या चयनात्मक सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव मेजर्स हैं इनको, ठीक है, इनमें से जो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं है ना, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इसमें हमने आपको बैंक रेट के बारे में बताया था और हमने आपको बताया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ठीक है ना। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि CRR ना और उसके विभिन्न जो रूप हैं और साथ ही में SLR ये क्या होता है। तो CRR और SLR इसमें डिफरेंसेस और इनका जो इंपॉर्टेंस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इस पर हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। CRR का जो फुल फॉर्म है वो है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। हम आपको कैश रिजर्व रेशियो और SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये बताएं, इसके पहले एक और टर्म है वो आप जरूर समझ लें। इसको कहते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी। फिर से सुन लीजिए, नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी मतलब इसमें यह है कि जो किसी भी बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट होता है और टाइम डिपॉजिट होता है, कहने का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी किसी भी बैंक में जो बैंक खाते होते हैं जैसे करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, तो जो करंट अकाउंट है ना वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, उसमें जितना भी पैसा आता है। और जो भी टाइम डिपॉजिट है इसमें रिकरिंग जो अकाउंट होते हैं और जो अकाउंट फिक्स डिपॉजिट का होता है उसको शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बैंक में जितना भी करंट अकाउंट में एज वेल एज रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट में जितना पैसा आया है और जितना पैसा निकला है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी, ठीक है। यही नेट डिमांड एंड टाइम जो लिक्विडिटी है इसी के आधार पर SLR या CRR का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो अब हमको आपको ये समझाना है कि CRR वास्तव में NDTL का वो हिस्सा होता है जिसे किसी भी बैंक को RBI के पास रखना होता है, ठीक है। तो CRR NDTL का वो हिस्सा जो RBI के पास रखना होता है, ठीक है। वर्तमान में ये आजकल है टोटल NDTL का 4%। अब दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि इसी तरह से जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये किसी NDTL का वो हिस्सा है जिसे बैंक नकद, गोल्ड के फॉर्म में या सिक्योरिटीज के रूप में, है ना, किसी भी प्रतिभूति के रूप में उसे अपने पास रखना होता है ताकि उस बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साउंडनेस है वो बनी रहे, ठीक है ना। तो SLR और CRR 2007 के बाद से इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो खत्म कर दी गई है, ठीक है। लेकिन SLR जो कि पहले 25% तक था वो घट करके अब 19% है और इसको ना धीरे धीरे कम करके अल्टीमेटली 18% तक ले आना है, ये लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से 4% CRR और 19% SLR ये एक तरह से NDTL का वो हिस्सा है जो ब्लॉक हो जाता है। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो जैसे मान लेते हैं दोनों मिला दें तो कितना हुआ 23%। तो टोटल NDTL का जो 23% है ना वो ब्लॉक हो गया। अब जितना भी बाकी बचता है 77% ना, केवल बैंक इसी को क्रेडिट के रूप में, ऋण के रूप में या किसी भी जो उधार देने के पर्पज से इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि अगर RBI को लगता है कि मुद्रा की जो इनफ्लो है, मुद्रा का जो अंतर प्रवाह है, मुद्रा का जो फ्लो है वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो गया है, तो उसको कम करने के लिए
वो CRR और SLR को की जो रेट है वो बढ़ा सकता है। जैसे फर्ज करिए कि अगर अभी इसी को 20% कर दिया जाए, इधर 5% कर दिया जाए, तो इसका मतलब कि उसका कितना पैसा ब्लॉक हो जाएगा बैंक का? 25% ब्लॉक हो जाएगा। और अगर 25% ब्लॉक हो जाएगा तो उसके पास बचेगा केवल 75%, जबकि पहले कितना बच रहा था? 77%। इस तरह से देखिए 2% की जो लिक्विडिटी है वो इकोनॉमी में बढ़ गई। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, CRR और SLR का जो मान है अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो स्वाभाविक है कि जो अर्थव्यवस्था में उधार देने की सामर्थ्य है बैंकों की वो कम हो जाती है। पहले 77% थी, अब कितनी हो गई? 75%। तो 2% यहां पर उसकी उधार देने की सामर्थ्य में कमी आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो इसकी रेट को कर सकते हैं कम। जैसे इसको कर दें हम 2%, ठीक है, इधर कर दें हम 20 की जगह पे 15%, ठीक है, तो केवल 17% ब्लॉक हो जाएगा। जो 17% ब्लॉक हो जाएगा तो बैंकों के पास बचेगा 83%, यानी ये और बढ़ गया 77% से। अब यहां पर दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखना है आपको कि CRR की तरह ही बैंक अपने पास, जैसे CRR तो RBI के पास रखा जाता है, बैंक अपने पास जो डिमांड डिपॉजिट है ना, इसकी जो चुनौतियां हैं, यानी इसको जो देने की जो देनदारी है ना, उसको मेंटेन करने के लिए CDR ना, यानी कैश डिपॉजिट रेशियो, अपने डिपॉजिट का एक निश्चित रेशियो कैश के रूप में बैंक खुद रखता है। तो CRR की तरह एक CDR भी है। CRR कहां रखना है? बैंक के पास, RBI के पास, और CDR बैंक खुद अपने पास कैश फॉर्म में रखता है ताकि वो जो भी डिमांड डिपॉजिट है अगर उससे संबंधित लोग मांग करते हैं तो उसको वो पूरा कर सके। इसी तरह से एक होता है इंक्रीमेंटल CRR। इंक्रीमेंटल CRR का मतलब है कि RBI किसी थोड़े समय के लिए, टेम्पररी, कभी भी, है ना, थोड़े समय के लिए CRR का मान बहुत बढ़ा सकती है, यहां तक कि 100% कर सकती है, और उसकी जो लिक्विडिटी है बैंक की वो कम कर सकती है। जैसे नोटबंदी के दौरान लगभग 15 दिनों के लिए ICRR लागू करके ना, यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो लागू करके, और 100% लिक्विडिटी को RBI ने अपने पास मंगवा लिया था। ठीक है, तो ये एक तरह से टेम्पररी टर्मिनोलॉजी हुई। तो ICR, CDR, CRR और SLR, ये 4 टर्म्स आपके क्लियर हुए किसमें? मात्रात्मक उपाय में। अब इसके बाद जितने भी गुणात्मक उपाय होते हैं, ये जिसको हम सिलेक्टिव मेजर्स या क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं, इन मेजर्स के अंतर्गत सिंपल ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि उधार की मात्रा जो बैंकों की होती है उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता, बल्कि उनको कोशिश की जाती है कि वो ऋण बांटने की जो प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल करें। अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो ऋण देने की प्रवृत्ति को कंट्रोल करने की बात की जाती है। अगर इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं है, मंदी की स्थिति है, तो ऋण को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की जाती है। इसमें खासतौर से कुछ खास चीज देखनी है तो वो है एक मार्जिन मनी। मार्जिन मनी का मतलब होता है कि जो हिस्सा, किसी भी लोन का वो हिस्सा जिसे प्रमोटर के द्वारा देना होता है। जैसे इसको हम इस तरह समझें कि अगर एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 100 रुपए लगना है, तो जो प्रमोटर अपनी तरफ से लगाते हैं, फर्ज करिए उन्होंने 25 रुपए लगाया, तो इसका मतलब कि इस 25 रुपए के अलावा जितना 75% है ये लोनिंग होगी, ये ऋण के रूप में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको कहते हैं मार्जिन मनी। अगर इस मार्जिन मनी को बढ़ा के हम 30 कर दें तो जो उधार का अनुपात होगा वो 70% हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन मनी को बढ़ा करके जो ऋण देने का की प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित किया जा सकता है। और इसी के उल्टा अगर हम ये करें कि इसको हम मार्जिन मनी को 25 से 20% कर दें तो स्वाभाविक है कि ऋण की मात्रा कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। ठीक है, इसको एक दूसरे ढंग से भी देखते हैं जिसमें कि जो खासतौर से जो किसान हैं या जो फैक्ट्री के ओनर हैं, वो अपना जितना सामान उसके साथ रखते हैं, जो चीजें गिरवी के रूप में रखते हैं, उसका कितने % लोन होता है। जैसे फर्ज करिए चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग में ये कह दिया गया कि भाई आप जितनी भी चीनी रखेंगे, मान लेते हैं आप 100 रुपए की चीनी बैंक के पास रखते हैं गिरवी, तो वो उसमें से सिर्फ 80% ही देगा लोन।
तो इसमें होगा कि यहाँ पर मार्जिन मनी कितनी हो गई 20%। किसी को बढ़ा करके, अगर मार्जिन मनी को बढ़ा करके वो ये कह देता है कि हम आपको जो है वो लोन सिर्फ 90% का देंगे, तो इसका मतलब कि मार्जिन मनी क्या हो गई, घट गई। ये उस मार्जिन मनी कितनी हो गई, 10% हो गई। तो इस तरह से मार्जिन मनी के माध्यम से भी गुणात्मक उपाय, तो खास तौर से मार्जिन मनी है, इसमें क्रेडिट रिस्क का भी यूज किया जाता है, यानी बैंकों को साफ साफ मना कर दिया जाता है कि अब आपको लोन नहीं देंगे, या इसमें लोन को और ज्यादा महंगा किया जाता है। महंगा करने का मतलब ये है कि उसमें डिफरेंशियल जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लगा दिए जाते हैं सेक्टोरल ढंग से, यानी किसी क्षेत्र में अगर उसको लोन प्रोत्साहित करना होता है तो वहां ब्याज की दर नीचे होती है, जिन पे प्रोत्साहित नहीं करना होता उसमें बैंक ब्याज की दर ऊपर होती है। जैसे फर्ज करिए कोई प्रोडक्टिव पर्पज है तो वहां पर बैंकों को कहा जाएगा कि वो ब्याज दर नीचे रखें ताकि लोग प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन लें, उसमें उत्साहित हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ ऐसा है जहां पर कि जैसे लग्जरियस आइटम है या कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, अगर बैंक नहीं चाहता है कि इसको लोग ज्यादा प्रमोट करें तो उसमें वो मार्जिन मनी बढ़ा सकती है या उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकती है। तो ये सब उसके गुणात्मक उपाय हैं। कुल मिलाकर के ये मात्रात्मक गुणात्मक उपाय दोनों है ना, ये वास्तव में आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसीलिए ये सभी के सभी किसमें आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन मौद्रिक नीति से भी महत्वपूर्ण होती है राजकोषीय नीति, और राजकोषीय नीति के अंतर्गत फिर इसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। तो यहां पर ध्यान आपको रखना है कि मौद्रिक नीति सिर्फ मुद्रा की मात्रा की कंट्रोल, मुद्रा की मात्रा या उससे संबंधित जो ब्याज वगैरह है उसके माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करती है या उसको बढ़ाने की कोशिश करती है जैसी स्थिति हो। और जो राजकोषीय नीति है उसका सीधा सीधा संबंध सरकार से होता है। तो इसलिए की जो गवर्नमेंटल पॉलिसी होती है वो खासतौर से किसमें आती है, वो आती है राजकोषीय नीति में, फिस्कल पॉलिसी में, राजकोषीय नीति। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो राजकोषीय नीति है यानी फिस्कल पॉलिसी है, इसमें कोशिश और तरीके की जाती है, इसमें मुद्रा की बात नहीं। क्योंकि आपने देखा था जब हमने आपको इन्फ्लेशन बताया था इसके पहले के वीडियोस में, तो वहां पर आपने देखा था कि हमने इन्फ्लेशन को दो एंड से बताया था। एक ये कि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और दूसरी तरफ ये बताया था कि किसके प्रोपोर्शनेट, दूसरी तरफ वस्तु और सेवाओं की जो आपूर्ति है। तो इसका मतलब है कि मुद्रा की तरफ से कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के दृष्टिकोण से कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा आपकी फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट या वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इसीलिए राजकोषीय नीति का जो संबंध होता है वो वित्त मंत्रालय से होता है, या खासतौर से जो गवर्नमेंट के दूसरे और मंत्रालय हैं वो मिल करके ये काम करते हैं। उसमें जैसे ये कोशिश की जाती है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, तो इस तरह से जो बिजनेस करने का जो तरीका है उसको ना आसान करने की कोशिश की जाती है, सरल बनाने के तरीके अपनाए जाते हैं, उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है ना, उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है, टैक्स में रिलैक्सेशन देते हैं, टैक्स हॉलीडे देते हैं। टैक्स हॉलीडे का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए टैक्स नहीं लगाते हैं उसके उत्पादों में। ठीक है, इसी तरह से और जो नीतियां हैं वो लागू करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड टैक्स लगा दिया, जैसे जीएसटी लगा दिया ना, ये पहले वैट चल रहा था। तो अलग अलग टैक्सेस में जहां पर जब आप एक मुश्त एक टैक्सेशन कर देते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, उसका जो ओवरऑल रेट है वो कम हो जाता है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं, जिससे कि जो उत्पादक है वो प्रोत्साहित हो उत्पादन करने में। तो अगर वो उत्पादन बढ़ा देता है तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राजकोषीय नीति है और मौद्रिक नीति है ये दो एंड से मुद्रास्फीति पर वार करते हैं। मौद्रिक नीति मुद्रा के दृष्टिकोण से उसकी मात्रा पर कंट्रोल करती है और राजकोषीय नीति वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति के दृष्टिकोण से करती है। इसी तरह से दोनों ओर से, यानी जिसको कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और जो सप्लाई पुश इन्फ्लेशन होती है, दोनों पर कंट्रोल किया जा सकता है और इसी के माध्यम से कंट्रोल किया जाता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे फिर हम लोग किसी अगले वीडियो पर चलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट और खासतौर से इन दोनों के बीच में अंतर। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए।